आप सभी को सुधीर सिंह ऑफिशियल 8825 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यह आप सभी का अपने आपका ही चैनल है। आज एक नए वीडियो के साथ बहुत दिनों के बाद आज आप लोग के साथ रूबरू होने का मौका मिला। इसमें ढेर सारे सूचनाएं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और काफ़ी खास हम यह आग्रह करना चाहते हैं कि यह वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं या जो भी लोग देखेंगे, आप से नम्र निवेदन है कि यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर दें या जिनके भाई बहन दोस्त यार पास पड़ोस मोहल्ले में जो भी लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं या इस बार जो दे रहे हैं, जो इस बार देने वाले हैं या भविष्य में देंगे, उनके लिए यह वीडियो बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कुछ ही दिनों में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है और छात्र और छात्राओं आप चिंतित ना हो, हम आपके लिए वीडियो लेकर आ गए हैं। अब आपके बीच हम रूबरू रहेंगे, आपसे रूबरू रहेंगे। आप यह कोशिश करें, जैसे कि पिछले हम बोले थे कि आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। पिछले क्लास में जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं, जिनसे पूछ लीजिए कि उनका मार्किंग क्या है। और ऐसा नहीं कर रहे कि हम लड़ा देंगे, ये हम गारंटी लेकर नहीं आए हैं कि हम लड़ा देंगे, लेकिन हमारे रहते किसी भी बच्चा को, चाहे इंडिया के कोई कोना में रहते हो, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, वो हमारा वीडियो इनफ होगा। आज SC/ST में काफ़ी खास हिस्ट्री पढ़ाएंगे हम। अभी हिस्ट्री हमारी भी काफ़ी व्यस्तता हो जाती है और इतना व्यस्तता हम अपने व्यस्त शेड्यूल के कारण यह वीडियो आज अभी समय टाइमिंग अगर हम देखना चाहें दोस्तों, अभी 1:30 बजने वाला है, रात का 1:30 बजने वाला है और हम कुछ विद्यार्थियों का हमारे पास मैसेज आ रहा था कि सर हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, वो मैट्रिक एग्ज़ाम देना है, तैयारी नहीं हो पाई है, क्या करें कैसे करें, कुछ नोट दे दीजिए, कुछ शेयर कर दीजिए तो, और कुछ ऐसा गेसिंग दे दीजिए। बाबू हमारे पास भी कोई चमत्कार नहीं है कि हम आपको दे देंगे और लड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास वैसा चमत्कार रहता या कोई इंजेक्शन रहता कि ये इंजेक्शन देने से अगर ये ठीक हो जाता तो हम एक इंजेक्शन लेकर आते कि इधर आओ जी और ये हिस्ट्री वाला इंजेक्शन लो, 10,000 दो और लो। ऐसा नहीं। और यह वीडियो यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क नहीं है, यह प्रश्नोत्तर का वीडियो रहेगा। इसमें आपका लेक्चर वीडियो आपको इस पे नहीं मिलेंगे, लेकिन यह वीडियो जो मिलेंगे आपको बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इससे प्रश्न निश्चित गारंटेड है कि इसी से रहेगा। अगर इससे नहीं रहा तो आप कमेंट में जो भी मन है आप पेस्ट कर दीजिएगा, कमेंट में, कमेंट ओपन रहेंगे। इससे प्रश्न बाहर जाने की एकदम 100% निश्चित है कि इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, निश्चित है, एकदम फिक्स बात कहा जा रहा है कि इससे बाहर पेपर जाएगा ही नहीं जाएगा। सिर्फ क्रमबद्ध, ऐसा नहीं कि कोई गेस उठा लिए, प्योर BTBC बुक को पढ़कर अध्ययन करके बहुत अच्छा से इसमें आपको दिया जा रहा है। और जो भी लोग भविष्य में भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए यह रामबाण साबित होगा। निश्चित है जब एग्ज़ाम बोर्ड देकर आइएगा, हाँ ऑब्जेक्टिव की महत्ता है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, इससे भी कुछ ऑब्जेक्टिव आपको निकलेंगे। काफ़ी इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ये तो हम मानते ही हैं। और इतना रात के भी आपके लिए जगना एक बहुत बड़ी हम सौभाग्य की बात समझते हैं। इससे बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लाइव क्लास में पढ़ लीजिएगा तो कुछ सीख जाइएगा, हाँ उसमें लाइव क्लास से अलग चीज़ है। और व्यवस्था को और सिस्टम को चलाने के लिए भी कुछ तो चाहिए, तो उसमें प्योर लेक्चर, अगर जो BTBC क्लास 10th का जो लेक्चर आएगा वो एस्टेट होगा, जो टीचर बनना चाहते हैं, जो हाई स्कूल का टीचर का जो एस्टेट देंगे उनके लिए भी वह लेक्चर बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो वो आपके एप्लीकेशन पर मिलेंगे, बहुत जल्द एप्लीकेशन पर वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। अभी एप्लीकेशन थोड़ा सा समय लगेगा, डिले होगा, लेकिन यह वीडियो क्वेश्चन आंसर के लिए है। क्वेश्चन आंसर
बच्चा को आप कितना भी थ्योरी पढ़ा दें, ऐसा हमारा मानना है, हम देख रहे हैं एक साल नहीं, जब से हम 2016-17 से ही देख रहे हैं कि बच्चा को लेक्चर को पढ़ा दीजिए, लेक्चर कितना समझा दीजिए, लिखने की जब तक कला उसमें विकसित नहीं हुई, सर प्रश्न कैसे लिखिए, आंसर लिखा दीजिए, बाबू रटो नहीं, क्वेश्चन को समझ लो क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद एक क्वेश्चन को एनालिसिस कर लो, ऐसा नहीं कि गोइस पासपोर्ट से बहुत। और बहुत सारे बच्चे ऐसा देख रहे हैं कि कहीं पढ़े सर हिस्ट्री खत्म नहीं हुआ, ज्योग्राफी खत्म नहीं हुआ, एक खत्म नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ, ये रगड़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हमारे पास कोई ठगने का काम यहाँ नहीं है, यहाँ कोई आपका इन्वेस्ट भी नहीं जा रहा है, आप पढ़िएगा आपका लाभकारी सिद्ध होगा। हाँ, जो बच्चा सोच रहे हैं यह वीडियो पढ़ने के बाद कि इन्हीं का अगर टारगेट है कि हम 300 नंबर ला रहे हैं, तो ये वीडियो पढ़ने के बाद आपको 315 प्लस नंबर आएंगे, निश्चित है 315 प्लस आएगा। जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि 450 लाएंगे, उनको 460 तक भी आएगा। जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हम 400 नंबर लाएंगे, उनको 420 तक ही आएगा। इसमें 15% निश्चित है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, बहुत इजी चैप्टर, बहुत साधारण नहीं है, लेकिन पढ़ाने की एक कला होनी चाहिए। तो इसमें काफ़ी खास समय काफ़ी व्यतीत हो चुका है, और आप लोग का समय लेक्चर क्लास अगले में होंगे। हाँ, कुछ हाँ किन्हीं का भी लग रहा होगा कि सर तो ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव भी बाबू क्लियर होगा। पहले तुम प्रश्न उत्तर ठीक ठाक कर लो, एक कड़ी तुम ठीक ठाक रखो, ईमानदारी पूर्वक पढ़ो, जहाँ भी पढ़ो ईमानदारी पूर्वक पढ़ो। नहीं कि एक चैप्टर पे डेमो में देख के एडमिशन ले लिए, अब लग रहा है कि सर ना पढ़ाई नहीं हो रहा, हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वैसा नहीं होगा। तुम कहीं भी पढ़ो, ठगा गए हो, क्या हो गए हो, मतलब नहीं है। मतलब यह है कि तुम्हारा अब भविष्य कैसे सुधरे। बाबू 10th का एग्जाम है, जागो अभी भी। तुम पसीना, जो पानी से नहाएगा जो लिबास बदलेगा, पसीना से जो नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। बाबू लोग, मैया लोग, भाई लोग, बहन लोग, जो भी हो, मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हो, तुम जगो, तुम पढ़ो, मेहनत करो। तुम्हारा 10 साल का रिजल्ट है, 10 साल के बाद रिजल्ट के तुम्हारा एक सर्टिफिकेट, अभी तुम्हारा क्या सर्टिफिकेट है, कोई पहचान नहीं है। जब तुम मैट्रिक में डिवीजन फर्स्ट लेकर आओगे, अगल बगल पास पड़ोस में जाओगे, तुमको बैठाया जाएगा, चाय मिलेगा कि यही हथिन, यही है बच्चा डिवीजन फर्स्ट लाया, स्कूल टॉप लाया, 400% लाया, 400 नंबर लाया, सॉरी 400% नहीं, कुछ बात को बताएगा, कोई नहीं बनाइएगा। बोलने में कुछ काफ़ी समय काफ़ी रात हो चुका है, इसमें बोलने में भी थोड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हम तत्पर तैयार हैं। जब तक हम हैं आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। कोई भी एजुकेशन में एक बच्चे का, जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको एजुकेशन में कमी नहीं आएगा, पैसा बाधा नहीं आएगा, फिर आप कॉस्ट क्वेश्चन आंसर करा जाएंगे। लेकिन कुछ व्यवस्था के कारण यहाँ थ्योरी क्वेश्चन नहीं हो, थ्योरेटिकल जो स्टोरी नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ उसका भी कुछ सोल्यूशन किया जाएगा, प्रश्न यहीं से निकलेंगे। इससे बाहर जाने का एकदम निश्चित रहिए, बाहर पेपर जाएगा ही नहीं जाएगा, एकदम निश्चित है। हमारा लिख लीजिए एकदम नोट, ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चन, लेकिन बाबू इसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसे घुमाएगा, इसमें हम क्वेश्चन को कोई ढंग से पढ़ा देंगे। एक ही क्वेश्चन को 2-3 टाइप कैसे होता है, हर स्तर से प्रश्न को बता देंगे, ज्ञान स्तर, समझ स्तर, विश्लेषण स्तर, सभी स्तर पर प्रश्न को बताया जाएगा। इसीलिए तुम जागो, तुम पढ़ो। 10 साल की कैरियर की बात है तुम्हारा, कि 10 साल के बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तुम 14 में एग्जाम दे रहे हो, देखिए लगभग इतना एवरेज उम्र होता है, तुम्हारा एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इसमें एक पहचान बनेगी। तुम पास करो, तुम अच्छा डिवीजन लाओ, सिर्फ तुम्हारे गुरु और तुम्हारे मम्मी और पापा ही चाहते हैं, दूसरा कोई नहीं चाहता है कि तुम किसी से ज़्यादा नंबर लाओ। यहाँ तक कि तुम्हारा ब्लड रिलेटेड भाई बहन भी होगा। अपवाद की बात को हम नहीं कह रहे हैं, जो अपवाद की बात है उसको मैं नहीं कह रहा हूँ। इसमें यह कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा कोई ब्लड रिलेटेड भाई बहन भी होगा, वह सोच रहा होगा कि हम तुमसे 10 नंबर 5 नंबर ज़्यादा लाएं, लेकिन तुम भी मेहनत करोगे, लाओगे। ये तुम जान रहे हो कि कितना कठिनाई से तुम ठंडा में पढ़ रहे हो, इतना कठिनाई है तुम्हारे साथ, बहुत सारे बाधा होंगी, बहुत सारी दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, कभी कुछ समस्या आया होगा, कभी फाइनेंशियल समस्या आया होगा। लेकिन पिछले कई दिनों से कुछ परिस्थितियाँ हमारे साथ विपरीत रही, कुछ इंस्ट्रूमेंट का अभाव, कुछ किसी चीज़ का अभाव था, इसीलिए आपका साथ हम रूबरू नहीं हो रहे थे। लेकिन अब हम आपके साथ रूबरू रहेंगे। ऑनलाइन वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी खास जाएगा और आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा उसका सॉल्यूशन भी एग्ज़ाम के बाद इस एप्लीकेशन पे मिलेंगे आपको, इस चैनल पे ध्यान दीजिएगा। इसीलिए तुम बाबू पढ़ो, जगो, अब नहीं तो कब पढ़ोगे, अभी समय है, अभी तुम जाग लो। चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे, आई होप
चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद। लेक्चर तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, थियोरेटिकल अगले हम जो बोल दिए उस बात को, लेकिन क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा। क्वेश्चन आंसर तुम लिख लो, क्वेश्चन आंसर लिखा देते हैं, क्वेश्चन आंसर इससे बाहर नहीं जाएगा। और एग्जाम में बाबू लिखा हुआ स्पष्ट रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, गेस पासपोर्ट से या कुंजिका से नहीं लिखें, अपने शब्द में उत्तर दो, ज़्यादा आएगा। इतिहास है, रिकॉर्ड है, पीछे बच्चों से पूछ लो, देख लो क्या स्थिति रहा, जो पढ़ा कितना नंबर लाया, उसका रिजल्ट के बाद एग्जाम देकर जब आओगे तो तुम्हारा एक ही जवाब होगा कि सर जिस हिसाब से आप एसएसटी पढ़ा दिए, जिस हिसाब से आर्ट्स पर हिस्ट्री पढ़ा दिए, ज्योग्राफी पढ़ा दिए, सिविक्स पढ़ा दिए, इकोनॉमिक्स पढ़ा दिए, उस हिसाब से अगर हम साइंस पेपर पढ़ते तो साइंस में मैथ पढ़ते, साइंस पढ़ते, मैथ पढ़ते, हिंदी पढ़ते, तो आज हम बिहार टॉप की श्रेणी में करते। बच्चा पढ़कर भी 420 नंबर, 430 नंबर, हमारे सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट को हम टारगेट करते हैं उस सब्जेक्ट में तुम्हारा बाबू 20 नंबर तो प्रैक्टिकल है जी, 20 नंबर तुम्हारा प्रैक्टिकल है, 80 नंबर का एग्जाम होगा, 40% ऑब्जेक्टिव रहेगा, सॉरी 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब सब्जेक्टिव से तुम करोगे 80-85 नंबर तो लड़कन ऐसे ही लाता है। पूछो देखो, तुम पढ़ो, इसके बाद एग्जाम देकर आओ, तब कहोगे कि सर आपके अगर पहले से वीडियो मिलता तो हम बिहार टॉप भी कर सकते थे। इसलिए तुम पढ़ो। खैर बिना बात गवाए, बिना समय गवाए हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। बाबू इतिहास है लेसन 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, फर्स्ट लेसन। क्वेश्चन फर्स्ट लिखो बाबू, राष्ट्रवाद क्या है। इसमें प्रश्न उत्तर ही चलेंगे। राष्ट्रवाद क्या है? हाँ, कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, कॉपी कलम निकाल कर रेडी रहिएगा, लिखना साथ साथ लिख लीजिएगा। राष्ट्रवाद एक प्रकार की भावना है, राष्ट्रवाद एक प्रकार की भावना है जिसमें किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक होता है। राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद एक भावना है, एक सोच है, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक होता है। जैसे कि तुम अपने जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र के लोग, मान लो सपोज डेट कि तुम बिहार में हो, अभी इस समय बिहार में हो, अब तुम किसी काम से तुम दिल्ली गए हो, तो अगर मान लो कि तुम्हारा जिस जिला में तुम हो उस जिला से तुम बिहार के राजधानी में अगर आए हो, तुम कहते ना हो कि यह मेरा जिला का है, तो तुम जिला का है इसीलिए राजधानी मिला कि हमारे जिला का है। क्या अब तुम्हारा राष्ट्रवाद भावना जागा कि नहीं हमारे क्षेत्र का व्यक्ति है। अगर कोई बिहारी, अगर तुम दिल्ली गए हो, कोई बिहार से मिल गया है, तो बोलते ना कि तुम्हारा ये बिहार सा है। तो उस जिस क्षेत्र में, खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच तुम एकता का वाहक होता है। तुमको एकदम भय नहीं लगता है कि अब हमारे साथ कोई मिल गया है, तुम मतलब कि अच्छा महसूस करते हो। ऐसा लगता है कि अकेले हैं, डर रहे हैं, क्या है नहीं है, अब कोई मिल गया तो हिम्मत होता है, हौसला मिलता है। काफ़ी खास लेक्चर में आगे जो एनालिसिस लेक्चर हैं, जो स्टोरी के साथ हैं, वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर आप काफ़ी खास लिख लीजिए, प्रश्न इधर उधर नहीं आएंगे। कभी भी नहीं पढ़े, इसके बाद पढ़िएगा तो ये वीडियो आपको लाभकारी सिद्ध होगा, रामबाण साबित होगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा, वियना सम्मेलन का वर्णन करें। प्रश्न नेक्स्ट है, वियना सम्मेलन का वर्णन करें। वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिख ने किया। जो पॉइंट नहीं लिखने आएगा दिक्कत होगा, जो सब बोर्ड पर लिखा हुआ है, हिंट्स में जहां तहां बोर्ड पर लिखा हुआ है इंडिकेट करते चलेंगे। वियना सम्मेलन, बाबू लिखो, वियना सम्मेलन का वर्णन करें। वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिख ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा स्थापित सभी व्यवस्था को समाप्त कर पुनः राजतंत्र को जीवित करना था।
पुनः राजतंत्र को जीवित करना था। चलिए लिख लिए होंगे, 2 बार पढ़ लेगा बाबू याद हो जाएगा। जैसे पूछेगा कि वियना सम्मेलन का वर्णन करें, तो वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 में। अगर ऑब्जेक्टिव पूछे वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में। वियना सम्मेलन का आयोजन का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव पूछेगा वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, राजतंत्र को जीवित करना कि राजतंत्र को नष्ट करना, यानी लोकतंत्र बहाल करना, या कुछ दे देगा। तो इसमें राजतंत्र को जीवित करना था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 1830 के क्रांति का वर्णन करें। प्रश्न है 1830 के क्रांति का वर्णन करें। 1830 के क्रांति का वर्णन करें। फ्रांस के राजा चार्ल्स दशम, बाबू चार्ल्स दशम लिखा हुआ है। फ्रांस के राजा चार्ल्स दशम ने पोलिगनेट को अपना प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनेट को अपना प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनेट सर्वसाधारण विरोधी था। पोलिगनेट सर्वसाधारण विरोधी था। उसने 26 जुलाई 1830 को पोलिगनेट ने 26 जुलाई 1830 को एक सामान्य कानून के स्थान पर विशेषाधिकार कानून लागू कर दिया। जिससे फ्रांस की जनता पेरिस की सड़क पर उतर गई और 1830 की क्रांति हुई। अठारह की क्रांति से 1830 की क्रांति से फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो गया। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो गया। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो गया। चलिए लिख लिए होंगे। चलिए अब प्रश्न नेक्स्ट लिखिए। बाबू पूछेगा अगर आपसे कि 1830 के क्रांति का वर्णन करें, तो 1830 के क्रांति फ्रांस के राजा चार्ल्स दशम ने पोलिगनेट को अपना प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनेट था सर्वसाधारण विरोधी। उसने 26 जुलाई 1830 को एक समान कानून के स्थान पर, पूछेगा विशेषाधिकार कानून कब, फ्रांस में विशेषाधिकार कानून कब लाया गया था, तो 26 जुलाई 1830 ईस्वी को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे प्रश्न लिखिएगा। 1848 के क्रांति का वर्णन करें। 1848 के क्रांति का वर्णन करें। थोड़ा हाथ 10 मिनट चलाइएगा। यूरोप में होने वाले विभिन्न क्रांतियों में यूरोप में होने वाले विभिन्न क्रांतियों में यूरोप में होने वाले विभिन्न क्रांतियों में 1848 की क्रांति का विशेष महत्व है। यूरोप में होने वाले विभिन्न क्रांतियों में 1848 की क्रांति का विशेष महत्व है। इस क्रांति ने फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप को प्रभावित किया। इस क्रांति ने फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप को प्रभावित किया। पूरे यूरोप को प्रभावित किया।
1848 की क्रांति से 1848 की क्रांति से फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया। राजतंत्र समाप्त हो गया और वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। और वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति के कारण, किस क्रांति? 1848 की क्रांति। इस क्रांति के कारण ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिख ने भी ऑस्ट्रिया छोड़ दिया। ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिख ने भी ऑस्ट्रिया छोड़ दिया। आगे हम लोग थ्योरेटिकल क्लास में जब पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे फ्रांस को अगर सर्दी लगता था बाबू पूरा यूरोप छींकता था जी, ध्यान दीजिएगा। 1848 की क्रांति अब यहाँ तक समाप्त हुआ। देखिए याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को अगर हम रीडिंग देकर समझा दें, ऐसे आप पढ़ रहे हैं, इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में पहले आप लिख लीजिए, फिर कुछ लेक्चर आप लोग के लिए आएंगे एग्जाम में। बाबू तुम लोग अकेला नहीं हो, तुम एग्जाम दो, नंबर किस तरह से आगे बढ़े, तुम किस तरह से एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, इसके लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। चलिए भी आई लगा लीजिएगा इस प्रश्न में। 2 क्वेश्चन, एक है इटली एकीकरण, एक है जर्मन एकीकरण। ये दोनों काफी खास इंपोर्टेंट रहता है जी। तो अभी आप लिखिए इटली एकीकरण का वर्णन करें। इटली के एकीकरण का वर्णन करें, लिखा हुआ है इटली के एकीकरण। इटली के एकीकरण का वर्णन करें। इटली के एकीकरण का वर्णन करें। आंसर लिखिएगा, इटली छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। इटली छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। इसका एकीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सका। इसका एकीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सका। अब जहां से लिखे हैं उसके नीचे आइए और लिखिएगा मेजनी का योगदान, और अंडरलाइन करिएगा और ऐसे डैश दीजिएगा। बाबू तुम क्वेश्चन अपने मन से लिखना, उत्तर इस ढंग से देगा, जैसे कि नीचे लिखना मेजनी का योगदान, उसको मोटा हेडलाइनिंग करना, डैश देना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा देखो सब आंसर देगा, लेकिन तुम्हारा आंसर देने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए, तब कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। मेजनी का योगदान डैश देकर लिखना। मेजनी का योगदान में मेजनी ने ही सर्वप्रथम इटली के एकीकरण का सोच रखा। मेजनी ने ही सर्वप्रथम इटली के एकीकरण का सोच रखा। इसलिए मेजनी को इटली के एकीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। इसीलिए मेजनी को इटली के एकीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत बाबू लिखा हुआ है, अग्रदूत कहा जाता है। मेजनी गुप्त संगठन कार्बोनारी का सदस्य था। मेजनी गुप्त संगठन कार्बोनारी का सदस्य था। वह 1831 ईस्वी में यंग इटली पार्टी की स्थापना की। कौन? मेजनी ने। वह 1831 ईस्वी में यंग इटली पार्टी की स्थापना की। मेजनी आदर्शवादी अधिक और व्यवहारिक कम था। मेजनी आदर्शवादी अधिक और व्यवहारिक कम था।
इटली के एकीकरण के लिए 1848 तक, इटली के एकीकरण के लिए 1848 तक मेजनी द्वारा किया गया सभी प्रयास असफल रहा। 1848 तक मेजनी द्वारा किया गया सभी प्रयास असफल रहा। सभी प्रयास असफल रहा। चलिए, तो अब हम लोग लिख लिए मेजनी के योगदान हो गया। नीचे लाइन से लिखिएगा, नीचे लाइन से पुनः लिखिएगा और लिखिएगा काउंट काबूर का योगदान। काउंट काबूर का योगदान लिखिएगा और डैश दीजिएगा। प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसको हम ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। काउंट काबूर का योगदान डैश देकर लिखिएगा। पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने, पिडमाउंट लिखा हुआ है जी, पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने, पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने, पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ था। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ था। वह इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस का समर्थन प्राप्त किया। वह इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस का समर्थन प्राप्त किया तथा फ्रांस के सहयोग से 1859-60 में 1859-60 में लोम्बार्डिया पर अधिकार कर लिया। 1859-60 में लोम्बार्डिया पर अधिकार कर लिया। लोम्बार्डिया लिखा हुआ है जी। तथा 1861 में जनमत संग्रह द्वारा परमा, मोडेना और टस्करी को इटली के साम्राज्य में मिला लिया। परमा, मोडेना और टस्करी को इटली के साम्राज्य में मिलाया। इस प्रकार इटली के अधिकांश भाग का एकीकरण हो गया। इस प्रकार अधिकांश भाग का एकीकरण, इटली के अधिकांश भाग का एकीकरण हो गया। पुनः नीचे से लिखिएगा गैरीबाल्डी का योगदान। गैरीबाल्डी का योगदान डैश दीजिएगा, अंडरलाइन करिएगा। थोड़ा सा इस तरह से लिखिएगा तो ये अच्छे थोड़ा सा मार्किंग करेगा, अच्छा मार्क करेगा, नंबर देगा। क्योंकि ये लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 5 अंक कन्फर्म गारंटेड है। इस रिलेशन से ऑब्जेक्टिव मिला करके 5 से 7 नंबर निश्चित है। 5-7 नंबर आज की क्लास एकदम पक्का ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के लिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद ऐसे 5 अंक पक्का रहेगा। 5 से 6 अंक आज के वीडियो से 5 से 6 अंक पक्का। गैरीबाल्डी का योगदान डैश देख लीजिए। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर
वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सिसिली और नेपल्स प्रांत को जीत लिया। सिसिली और नेपल्स प्रांत को जीतकर इटली के साम्राज्य में मिलाया। अब जहां खत्म हुआ वहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। इस प्रकार मेजनी के सोच और काउंट काबूर की कूटनीतिज्ञ और गैरीबाल्डी के ताकत ने इटली के एकीकरण का कार्य पूरा किया। यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे। बाबू इस क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन निकलेंगे, बहुत क्वेश्चन निकलेंगे। जैसे इटली के एकीकरण का वर्णन करें, या इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान का वर्णन करें, या इटली के एकीकरण में काउंट काबूर के योगदान का वर्णन करें, या इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी के योगदान का वर्णन करें। आप समझ रहे होंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा जो। चलिए ठीक है, अब लिखिए इटली क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण के मार्ग के बाधाओं को लिखें। इसके मार्ग बाधा क्या था, एकीकरण में बाधा क्या था, कठिनाइयां क्या थी। इटली के एकीकरण के मार्ग के बाधाओं को लिखें। ऐसा लिखेगा, इटली के एकीकरण के मार्ग के बाधाएं निम्नलिखित हैं। इटली के एकीकरण के मार्ग के बाधाएं निम्नलिखित हैं। पहला लिखेगा, इटली छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। इटली छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, इटली पर ऑस्ट्रिया जैसे मजबूत देश का प्रभाव था। इटली पर ऑस्ट्रिया जैसे मजबूत देश का प्रभाव था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट थर्ड, इटली का एकीकरण एक और पिडमाउंट के शासक चाह रहे थे। इटली का एकीकरण एक और पिडमाउंट के शासक चाह रहे थे, तो दूसरी ओर पोप चाह रहे थे। चलिए ठीक है बाबू, लगभग 5 से 6 प्रश्न 7 प्रश्न हुए, लेकिन इसमें टोटल 10 प्रश्न 5-6 प्रश्न हुए होंगे। जो भी इसमें एक इटली एकीकरण बहुत भी आई है बाबू, पढ़ लेना। इससे क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इटली एकीकरण जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव निकलेगा। यंग इटली पार्टी की स्थापना किसने किया था, मेजनी किस संगठन का सदस्य था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। अब पूछेगा आपको कि लोम्बार्डिया पर अधिकार, इटली ने लोम्बार्डिया पर अधिकार कब किया था, 1859-60 में। इटली एकीकरण के लिए जनमत संग्रह कब किया गया था, 1861 में। जनमत संग्रह, इटली की जनमत संग्रह द्वारा कौन सा राज्य को मनाया गया था, परवा मोडेना और टस्करी। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। ऑब्जेक्टिव इसको अगर ठीक ठाक से आप पढ़िएगा तो बाबू ऑब्जेक्टिव इसमें बनना ही बनना है। ऑब्जेक्टिव इससे और अलग तो जिसमें सब्जेक्ट था, जिस टॉपिक में जितने सारे ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स है, उस सभी प्रश्न को कवर किया जाएगा और उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तुम सब्जेक्टिव ठीक ढंग से लिख लो, 2 से 3 बार पढ़ लो, इससे बाहर प्रश्न नहीं रहेंगे, निश्चित है, गारंटेड है। आई होप आप समझ गए होंगे। धन्यवाद, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।